स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी में। आज हम लोग पढ़ेंगे केस एनालिसिस के बारे में, जिनमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के 1973 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है और ये केशवानंद भारती ही है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं केशवानंद भारती केस के बारे में। इस केस का पूरा नाम है हिज होलीनेस केशवानंद भारती श्री पडगल वारू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। डिसाइड किया गया 14 अप्रैल होगा, 24 अप्रैल होगा, 24 अप्रैल 1973 को डिसाइड किया गया, डिलीवर किया गया। ये जजमेंट जो कि केशवानंद भारती का जजमेंट है वो अभी तक का सबसे अधिक बेंच वाला जजमेंट भी है, जिसमें टोटल 13 जजेस की बेंच थी, जिसको डिसाइड किया गया था 7:6 के रेशियो से। अगला फैक्ट, जजमेंट डिलीवर किया गया था बाय हॉनरेबल जस्टिस SM सीकरी के द्वारा। इसके अलावा लॉन्गेस्ट हियरिंग वाला केस भी यही है अभी तक का भारत का, जिसमें 68 डेज की हियरिंग चली है पूरी प्रोसीडिंग। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा जजमेंट वाला केस भी यही है केशवानंद भारती केस, जिसमें 703 पेज का टोटल जजमेंट है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझते हैं कि केशवानंद भारती जो है कैसे जो है लाइमलाइट में आया। तो आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य में लैंड रिफॉर्म के संबंध में एक्ट लेकर आए। सभी राज्य जो है लैंड रिफॉर्म के संबंध में एक्ट लेकर आए, जिसका उद्देश्य क्या था, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना पूरी तरह से, और जमींदारों के ओनरशिप राइट को जो है प्रोटेक्ट करना। मतलब जमींदारों से जो भी मतलब कि ओनरशिप राइट था उनको प्रोटेक्ट करना, जमींदारों से जो भी जमींदार के पास जो भी ज़मीन थी उनके ओनरशिप राइट को जो कि मतलब इलीगली एक्वायर्ड किया गया था जमींदारों के द्वारा, उनको जो है प्रोटेक्ट करना और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना बाकी लोगों में, जिससे जो है इक्वालिटी की भावना और सोशलिज्म, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में लिखा गया जस्टिस में, जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 वर्ड लिखा गया, सोशलिज्म, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है इस सभी लैंड रिफॉर्म एक्ट को लाया गया। तो केरला गवर्नमेंट ने भी केरला रिफॉर्म एक्ट 1963 को पास किया, जिसका पर्पज क्या था, इम्प्रूव करना सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन एज, जैसे कि लैंड ओनरशिप के संबंध में, जमींदारी सिस्टम के संबंध में, ठीक है, और टेनेंसी के संबंध में, आदि के संबंध में। दिस एक्ट हैड पुट ए रिस्ट्रिक्शन टू द लैंड ऑफ एन इंडिविजुअल। इस एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, जो इंडिविजुअल के लैंड को रिस्ट्रिक्शन लगाया। जैसे हमने बताया कि जमींदारों के पास लैंड ज़्यादा थी, तो उनके जमींदारों के लैंड ओनरशिप राइट को रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने। इसी एक्ट का यूज करते हुए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्वायर कर लिया एडिनीर मठ, जो कि केशवानंद भारती के द्वारा जो है मैनेज किया जाता था। ठीक है, केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एडिनीर मठ को एक्वायर कर लिया, यानी कि उसको जो अपने पास जो है इस एक्ट के तहत अपने पास जो है रिस्ट्रिक्ट कर लिया, जिसको मैनेज किया था केशवानंद भारती के द्वारा। बाद में केशवानंद भारती ने इसे चैलेंज किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के द्वारा, बाया रिट पिटीशन के द्वारा, जिसको रिप्रेजेंट किया था नाना भाई पालकी वाला ने, केशवानंद भारती की तरफ से, एडवोकेट से। केशवानंद भारती ने यह साइड किया कि जो है लैंड रिफॉर्म जो एक्ट है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, जैसे आर्टिकल 14 को, 91F को, 25 एंड 26 को। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19F जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो है डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। कहाँ से, फंडामेंटल राइट्स से इसको हटा दिया गया, और इसको स्थान कहाँ दिया गया, आर्टिकल 300A में इसको प्लेस किया गया। ठीक है,
तो केशवन भारती केस के पहले भी अदर केस ऑलरेडी पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रॉपर्टी संबंधित मैटर के संबंध में। उनमें से प्रमुख केस 3 हैं, जिसमें बैंक नेशनलाइजेशन केस है 1970 का, मदर ऑफ सिंधिया केस 1971 का, और गोलकनाथ केस 1967 का। इन केसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, जो कि 1967 में हेल्ड किया गया। जजमेंट डिलीवर किया गया ऑनरेबल जस्टिस सुब्बा राव के द्वारा। उन्होंने यह हेल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, रादर सच पावर इज लिमिटेड। मतलब उन्होंने यह हेल्ड किया कि यह पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर जो है वो लिमिटेड पावर नहीं है, जबकि जो कि ये लिमिटेड पावर है, ना कि अनलिमिटेड पावर है कि किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो गोलकनाथ केस में यह बोला गया कि अमेंडिंग पावर जो है पार्लियामेंट का वो जो है लिमिटेड है। बाद में इसी को एन्यूल करने के लिए, मतलब लिमिटेड राइट को एन्यूल करने के लिए पार्लियामेंट ने 3 अमेंडमेंट किया, 24, 25 और 29। ठीक है, 24, 25 और 29 अमेंडमेंट जो है 3 अमेंडमेंट इसी केसी गोलकनाथ केस को एन्यूल करने के लिए, इफेक्ट को एन्यूल करने के लिए। इसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि डील करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड कर सकता है एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी पार्लियामेंट के पास पावर हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। इसके अलावा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करता है, राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर रहा है। इसके अलावा 29th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ, इसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट या फिर लैंड से संबंधित जो भी एक्ट है उनको प्रोटेक्शन दिया गया। कहाँ प्रोटेक्ट किया गया? शेड्यूल 9 में। शेड्यूल 9 जिसको बाद में ऐड किया गया था, पहले केवल 8 शेड्यूल थे, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ था। पूछ सकते एग्जाम में कब पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक, उसमें जो है शेड्यूल 9 को जो है ऐड किया गया। शेड्यूल 9 में क्या है? शेड्यूल 9 जो है प्रोटेक्शन की बात करता है, 2 प्रोटेक्शन की बात करता है कि अगर कोई भी लॉ कि जो है शेड्यूल 9 में अगर फॉल करता है तो वह जो है जुडिशियल, जिसका जो है जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा जो प्रोटेक्शन है, पहला प्रोटेक्शन तो आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, दूसरा प्रोटेक्शन यह है कि या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप इसकी वैलिडिटी को लेकर जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप किसी भी लॉ की वैलिडिटी को लेकर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो 9th शेड्यूल जो है 2 प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई भी एक्ट जो है 9th शेड्यूल में फॉल करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते। इसके अलावा वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक, तो इनको जो है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लैंड एक्ट को, जितने भी लैंड एक्ट है उनको जो है 9th शेड्यूल में प्रोटेक्शन दिया गया। इन सभी डिस्प्यूट ये सभी डिस्प्यूट जो है कंटिन्यू चल रहे थे। इन सभी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने केशवन भारती केस में फॉलोइंग इशू जो है फ्रेम किया, जिनमें से 3 इशू जो है महत्वपूर्ण थे, और भी 3 इशू थे, इसमें से 3 इशू महत्वपूर्ण थे। जैसे पहला इशू यह है कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि गोलकनाथ केस में कहा गया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। लेकिन बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया, जिसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। तो इन दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई, जिसके कारण यह जो इशू बना। ठीक, तो इस इशू में यह कहा गया कि हाँ, पार्लियामेंट के पास जो है अनलिमिटेड पावर हो किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंडमेंट कर सकता है, जो कि केसी गोलकनाथ केस को जो है ओवर रूल्ड किया इस इशू ने। जबकि केसी गोलकनाथ ने ये बोला गया कि लिमिटेड है, लेकिन केशवन भारती में बोला गया कि नहीं, यह अनलिमिटेड पावर है। दूसरा इशू यह था कि किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उन्होंने बोला किसी भी एक्सटेंट तक, यानी टू एनी एक्सटेंट पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी एक्सटेंट जो है अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रोवाइडेड, ठीक है, बाद में प्रोवाइडेड लग गया, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है वायलेट ना हो। तो यहाँ फर्स्ट टाइम जो प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल जो है
लेट डाउन किया गया फर्स्ट टाइम केशवानंद भारती केस में, पूछ सकते हैं एग्जाम में भी। तीसरा इशू यह है कि क्या आर्टिकल 245 जो कि एक्सटेंट बताता है, एक्सटेंट बताता है किसका, बताता है लॉ जो भी बनाया गया है, एक्सटेंट बताता है लॉ का जो भी बनाया गया है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उनका एक्सटेंट बताता है। तो बोला गया क्या आर्टिकल 245 जो है वो सोर्स अमेंडिंग पावर का केस में हेल्ड किया गया, नहीं, सोर्स नहीं है अमेंडिंग पावर का। जबकि आर्टिकल 368 अपने आप में जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट कर सकता है, जो कि 245 के द्वारा गवर्न नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक दो इशू थे फ्रेम हुए थे, उनको भी सेटल इसमें किया गया, जैसे कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन द रेसिड्यूरी पावर में फॉल करते हैं कि नहीं, तो उसको भी जो है इन्होंने बोला कि नहीं, रेसिड्यूरी पावर फॉल नहीं करता, कि ये आर्टिकल 368 के द्वारा जो है गवर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके अलावा दूसरा ये केस था कि ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस, क्या डिस्टिंक्शन क्या है। तो ऑर्डिनरी लॉ वो होते हैं जो कि जो है हमारे आर्टिकल 13 में जो है फॉल करते हैं, आर्टिकल 13 में जिसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताया गया है, उसमें जो है जो फॉल करते हैं उनको ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं, मतलब कि ऑर्डिनरी अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो लॉ बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल 3 हो गया, आर्टिकल 4 हो गया, ठीक है, ये सब ऑर्डिनरी लॉ के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बनाए जाते हैं ऑर्डिनरी लॉ में। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आर्टिकल 368 आता है जो कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है। ठीक, तो ये दोनों इशू भी थे कि जो है रेसिड्यूरी पावर है, फिर दूसरा में ऑर्डिनरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलरिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है मॉन्टेस्क्यू का। रूल ऑफ लॉ डाइसी का है, ठीक है। डेमोक्रेटिक है, फेडरल करेक्टर है, सेकुलर है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू है जो कि पहली बार हैंड किया गया मेडिसन वर्सेस एल्डरसन में। मेडिसन वर्सेस एल्डरसन था, नहीं मेडिसन वर्सेस एल्डरसन नहीं था, ये जो है मारबरी वर्सेस मेडिसन था, मारबरी वर्सेस मेडिसन था। ऐसे ही केस कुछ मतलब करके है, मेडिसन वर्सेस मारबरी करके है, 1803 का केस है। इसके अलावा रिपब्लिकन भी जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। केशवानंद भारती में यह बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है कोई मतलब कि एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है उसका कोई, ठीक है, या ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है, ठीक है, इंडिकेटिव लिस्ट है जो मतलब कि केस बाय केस जो है वेरी करेगा, कि मतलब आगे और भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है हो सकते हैं। आगे देखते हैं। बाद में इस केशवानंद भारती केस के इफेक्ट को एन्यूल करने के लिए क्लॉज 4 एंड 5 ऐड किया गया आर्टिकल 368 में, किसके द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इन क्लॉज में यह प्रोवाइड किया गया कि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है विल नॉट बी एबल टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि 368 में जो आप अमेंडमेंट करते हैं उनको आप जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। एंड देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट, मतलब कि उनके पास अनलिमिटेड पावर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का। बाद में माइनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें इस जो ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो क्लॉज जोड़े गए हैं 4 एंड 5 ऑफ आर्टिकल 368 में, उनको जो है स्टेक डाउन किया गया इस आधार पे कि यह डिस्ट्रॉय करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, एंड लिमिट लगाता है अमेंडिंग पावर को, जो कि अमेंडिंग इसमें यह बोला गया कि अमेंडिंग पावर जो है अपने आप में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बाद में IR कोयलू बस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है, जिसमें हैंड किया गया कि कोई भी लॉ जो प्लेस होता है 9 शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1974 के बाद, यानी केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद कोई भी लॉ जो है जो 9th शेड्यूल में अगर प्लेस होता है उसको अगर स्थान दिया जाता है तो यह वुड भी ओपन होगा टू चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जो कि 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यह बोला गया था कि अगर 9th शेड्यूल में कोई चीज़ अगर फॉल करता है तो वह जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज नहीं कर सकते, इनके बाहर रहेगा। तो उनको जो IR कोयलो में या उसको भी एक तरीके से ओवर रूल्ड किया गया। वो बोला गया कि अगर कोई भी
ऐसा लॉ जिसको 9th शेड्यूल में रखा गया है आफ्टर 24 अप्रैल 1974 के बाद, यानी केशवानंद भारती केस के बाद अगर किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को जो है 9th शेड्यूल में स्थान दिया गया तो उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट, इस आधार पर कि वह जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वायलेट करता हो, डिस्ट्रॉय करता हो, तो उस आधार पे आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। यानी बेसिक स्ट्रक्चर को जो है काफ़ी जो है मजबूती प्रदान की गई है IR कोहिलो बस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। तो ये सभी केशवानंद भारती के बारे में और की फैक्ट्स है जो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेरी है हमारे वीडियो के संबंध में। थैंक यू।